हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट स्टार्ट करे। कल हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट का डेफिनेशन देखे, मीनिंग ऑफ गुड्स देखे, टाइटल ऑफ ओनरशिप क्या रहती, डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल ऑफ ओनरशिप क्या रहती वो देखे। मैं जल्दी से एक बार बता देती। सेलर देखे, एग्रीमेंट टू सेल देखे, सेल देखे, गुड्स देखे, गुड्स का डेफिनेशन देखे, क्या एक्सक्लूड होता वो देखे, केस स्टडी देखे, फ्यूचर स्पेसिफिक, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, मर्केंटाइल एजेंट। इम्पॉर्टेंट जो है वो मैंने ब्लू कलर में हाईलाइट कर दी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का डेफिनेशन क्या है? तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। इसको अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो इसका सिर्फ एक मतलब है कि हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे, नॉर्मल काम नहीं कर रहे, हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे जो कोर्ट में एक्सेप्टेबल है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना रहे जिसके अंदर एक सेलर अपना कोई सामान, जिसको हम गुड्स बोल रहे जो ज़रूरी है चैप्टर के लिए, बेच रहा बायर को और एक एग्रीड प्राइस के ऊपर। ठीक है। अब एसेंशियल्स क्या है इसके अंदर? तो बायलैटरल होना चाहिए, मतलब दो लोग, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए, एक से दूसरे के पास जाना चाहिए, गुड्स होना चाहिए, हवा में बातें नहीं होनी चाहिए, कोई एक्चुअल चीज़ होनी चाहिए जिसके ऊपर हम बात कर रहे, पैसे होना चाहिए, मनी इज़ इम्पॉर्टेंट। पूरा लॉ का ये वाले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट्स जो है तो वो उसमें हर जगह पैसा पैसा इम्पॉर्टेंट है, तो पैसे होना चाहिए। और जो हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के टाइम पे एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े थे वो सारे के सारे होने चाहिए। एग्रीमेंट टू सेल क्या था? फ्यूचर में सेल करने का एग्रीमेंट। ठीक है। सेल का कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनता? वैसे ही बनता जैसे कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट बनता। ऑफ़र होता है, एक्सेप्टेंस होता है, और अगर ऑफ़र और एक्सेप्टेंस उनका लीगल है, कमर्शियल है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ठीक है। फिर हमने देखी थी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब है कि वहाँ पे पोजेशन, जब भी वहाँ पे वर्ड आएगा कि प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफ़र हो रही तो वहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफ़र होती। और अगर स्पेशल प्रॉपर्टी इन गुड्स अगर बोल रहा तो वहाँ पे पोजेशन होगा। स्पेशल प्रॉपर्टी, पोजेशन, और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स यानी ओनरशिप। ठीक है। ये इसलिए ऊपर स्पेसिफिकली मैंने बताई थी कल के लास्ट उसमें, क्योंकि ये आज के टॉपिक का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना हमारा ज़रूरी था। अभी देखो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप हमको देखना है। ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के 18 से 25 सेक्शन में दिया हुआ है। शुरू होता है 18 में और एंड होता है 25 सेक्शन तक। ठीक है। सिंपल है, कुछ भी टफ़ नहीं है। और यहाँ पे मैंने बहुत डिटेल नहीं लिखी ताकि तुम लोग को याद करने के लिए ईजी जाना, तो तुम लोग एज इट इज़ ये पॉइंट्स वहाँ पे लिख सकते हो। अब वहाँ पे रूल्स फॉर असरटेनिंग पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। ट्रांसफ़र का मतलब क्या है कि हम एक से दूसरे के हाथ में दे रहे। तो अब जब हम पास कर रहे एक से दूसरे के पास, तो उसके कुछ रूल्स दिए हुए जिसको हमको फॉलो करना है। अब वो रूल्स क्या है? तो वो रूल्स यहाँ पे दिए हुए। अब रूल्स 3 हिस्सों में दिए हुए। ठीक है। ए बी हिस्से में दिया हुआ है, ए बी, फिर बी के अंदर और सेक्शंस दिए हुए। उसके अंदर थोड़ा बाइफिकेशन है। अगर तुम लोग अपनी नोटबुक लेके बैठे होंगे और लिख रहे होंगे या नोट्स बना रहे होंगे तो इसको ड्रामेटिकल फॉर्म में लिख लेना, और अगर नहीं बना पा रहे होंगे तो मेरे को बोलो, मैं बना के दे दूँगी। ठीक है। अब फर्स्ट वाला पॉइंट देखो, गुड्स मस्ट बी असर्टेन। अब ये जो वर्ड असर्टेन है मैंने इसको इसलिए अंडरलाइन करी बिकॉज ये आगे कई बार तुमको आने वाला है। असर्टेन इसलिए वहाँ पे ये वर्ड इस तरीके से यूज़ किया हुआ है क्योंकि इसका एक अपोजिट वर्ड भी आएगा हमारे पास। नीचे भी देखो वो दिया हुआ है, उसको मैंने मीनिंग भी वहाँ पे लिख दी। तो अब उसको समझने से पहले असर्टेन का मतलब क्या है। असर्टेन का एक सिंपल मीनिंग याद रखने के लिए, डिक्शनरी वर्ड का मीनिंग नहीं बता रही, याद रखने के लिए जो कैलकुलेटिव है, जो स्पेसिफिक है। ठीक है। जो बताया हुआ है, फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक क्वालिटी बताई हुई है, क्वांटिटी बताई हुई है, कलर बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन जिसका क्लियर है। ठीक है। तो वहाँ पे कुछ भी अनडाउटेड नहीं है या वहाँ पे अनबायसनेस नहीं है या वहाँ पे कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं है, उसको हम असर्टेन बोलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो गुड्स हम पास कर रहे, जिनकी हम पास करने की बात कर रहे, तो वो गुड्स असर्टेनेबल रहना चाहिए, मतलब जो हमको पता रहना चाहिए कितना है, क्या है, उसमें कुछ भी मिसिंग पार्ट नहीं होना चाहिए, तो हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सेकेंड वाला पार्ट क्या है? इंटेंशन ऑफ द पार्टीज़ फॉर सच ट्रांसफ़र। इंटेंशन बहुत इम्पोर्टेंट है। इंटेंशन क्या है? मतलब हमारी नीयत क्या है, सोच क्या है, हमारी थिंकिंग क्या है ये ट्रांसफ़र के पीछे, वो हमको पता होना चाहिए क्लियरली। अब ये पॉइंट के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। अब ये इंटेंशन के अंदर 3 पॉइंट्स है। इंटेंशन में फर्स्ट पॉइंट है स्पेसिफिक गुड्स,
सेकेंड पॉइंट है अनअसर्टेनेबल गुड्स और थर्ड पॉइंट है गुड्स ऑन अप्रूवल और ऑन सेल ऑन रिटर्न बेसिस। ठीक है, ये जो इंटेंशन वाला सेक्शन 19 वाला पॉइंट है, इसके अंदर 3 कैटेगरीज आते। 3 कैटेगरीज में से पहला कैटेगरी है स्पेसिफिक गुड्स का, कि अगर हमारा इंटेंशन स्पेसिफिक गुड्स ट्रांसफ़र करने का है तो उसके अंदर हमको 3 चीज़ें देखने की है वापस से। कौन सी 3 चीज़ें? फर्स्ट चीज़ हमको ये देखना पड़ेगा कि स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट, यानी क्या हमारे स्पेसिफिक गुड्स इस लायक है, इतने तैयार है कि हम उनको बायर के हाथ में दे सके, डिलीवर कर सके। ठीक है, तो वो इंटेंशन हमको चेक करना पड़ेगा। इंटेंशन का मतलब यहाँ पे नीयत नहीं है, ये है कि वो उस सिचुएशन में या उस कंडीशन में है क्या कि हम उसको दे सकें। ठीक है, जब हम बना रहे कॉन्ट्रैक्ट और हम ट्रांसफ़र कर रहे ओनरशिप, तब उसके बेसिस पे आगे की चीज़ें डिसाइड होती कि डिलीवरी कब होंगी, कितने दिन बाद पोजीशन मिलेगा, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रही, पोजीशन कब मिलेगा, कब ख़त्म होगा ये कॉन्ट्रैक्ट, वो उस सब के लिए ये इंटेंशन देखना ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट है स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट। ऊपर था डिलीवरेबल स्टेट में है या नहीं, वो देखना है। अब यहाँ पे टू बी पुट इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट, तो वहाँ पे हो सकता है कि वो स्पेसिफिक उनके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे वो चीज़ बनेंगी, बिकॉज़ ये स्पेसिफिक है, उसके बाद उसकी डिलीवरी होंगी। तो उसके बीच में क्या टर्म्स एंड कंडीशंस आते हैं, कितना टाइम लगेगा उसको डिलीवरेबल स्टेट में डालने के लिए, उस हिसाब से वहाँ पे असरटेन होगा या उस हिसाब से वहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। थर्ड is specific goods in a deliverable state when the seller has to do anything thereto in order to ascertain price। वहाँ पे प्राइस असरटेन करना बाकी है। असरटेन करना बाकी है मतलब हमको ये नहीं मालूम, अभी तक हमारा ये नेगोशिएशन नहीं हुआ, ये कंक्लूजन नहीं हुआ कि हमारे ये प्रोडक्ट की प्राइस क्या होंगी जो हम अभी दे रहे। और ये हम सारी की सारी किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स कौन से गुड्स है? वो गुड्स है जो यूनिक है, जो रिप्लेसेबल नहीं है, वो अपने आप में यूनिक रहते, बायर के ख्वाहिश पे हम बनाते तो उनका कोई कंपैरिजन नहीं है, उनका कोई अल्टरनेट नहीं रहता। ठीक है, तब इस गुड्स को हमको डिलीवरेबल स्टेट में कब होंगे, और ये कब होंगे? जब हमको बायर से हम प्राइस असरटेन करने के बाद। ओके, तो ये हम इंटेंशन के ब्रैकेट के अंदर पढ़ रहे थे। अब ये इंटेंशन में फर्स्ट था स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स के अंदर 3 कैटेगरीज थी कि स्पेसिफिक में हमको ये 3 चीज़ें समझने की ज़रूरत है। उसके बाद हमारे इंटेंशन के ही पॉइंट में सेकंड है अनअसर्टेन गुड्स। मैंने वहाँ पे तुम लोग के इजी होने के लिए वहाँ पे ब्रैकेट में उसका मीनिंग भी लिख दी, डिफाइंड बाय डिस्क्रिप्शन और अनआइडेंटिफाइड। डिफाइंड बाय डिस्क्रिप्शन यानी वो बना हुआ नहीं है, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई चीज़ का कंटेंट बताए कि हमको ऐसा 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 चाहिए, तो वो डिफाइंड बाय डिस्क्रिप्शन हो गया। और अनआइडेंटिफाइड का मतलब वहाँ पे अभी हमने आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हम उसको, जैसे पूरा कंप्लीट फॉर्म में नहीं है, अभी रॉ मटेरियल ही है, तो वहाँ पे वो अनअसर्टेन्ड है, अभी हम उसको कोई फॉर्म में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो ऐसे गुड्स है तो उसके बारे में भी ट्रांसफ़र करने से पहले हमको डिटेल्स देखना पड़ेगा। फिर गुड्स ऑन अप्रूवल और ऑन सेल ऑन रिटर्न बेसिस है। अगर हमारे गुड्स कुछ ऐसे है जहाँ पे बायर ने हमको बोला कि हम घर पे आने के बाद वो गुड्स को देखेंगे, अप्रूव करेंगे, फिर ख़रीदेंगे, या नहीं तो सेल ऑन रिटर्न बेसिस, उसका सेम वन एंड द सेम मीनिंग है। तो अगर ऐसे गुड्स है तो इन सारे चीज़ों के टाइम पे भी ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप कैसे होना है वो डिपेंड करता। कैसे निकालेंगे हम ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, कैसे पास करेंगे, तो वो सारी डिपेंड करेंगे। ठीक है, अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके से होंगे। आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर है। अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो कभी भी पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है, अब हम आगे की तरफ जाएंगे। ऊपर ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, ओनर के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा, तो ओनर अपने और बायर के बीच में ये पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए कब और कैसा ट्रांसफ़र करना है वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, ऊपर जो था ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, ओनर कर रहा, बायर को कर रहा, और दोनों बीच में डिसाइड कर रहे डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ गुड्स और उनकी प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल दोज थिंग्स को देखते हुए। अब नीचे जो हम पढ़ रहे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि अगर नॉन ओनर है, यानी जो वो गुड्स का मालिक ही नहीं है, जिसके वो गुड्स है ही नहीं, अगर वो बेच रहा और वो ट्रांसफ़र कर रहा टाइटल, तो उस सिचुएशन में क्या केस है। बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे एक वर्ड है लॉ का, लॉ में ये वर्ड यूज़ होता, लैटिन वर्ड है आई गेस, इसमें मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा, आई डोंट नो कि एग्जैक्टली वो लैटिन है या फ्रेंच है,
तो आई गेट टू दैट। तो अब यहाँ पे अभी के लिए इतना देख लो कि नीमो दैट कोई नॉन हैबिट, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो चीज़ के तुम मालिक ही नहीं है तुम उसको बेच कैसा सकते, जो तुम्हारे पास है ही नहीं तुम वो किसी और को कैसा दे सकते। ये वर्ड्स में ना लाइफ की बहुत बड़ी मीनिंग है, बट हमको लाइफ के मीनिंग्स पे नहीं जाते हुए यहाँ पे इसका मीनिंग देखना है। सिंपल सा मीनिंग है उसका कि जो चीज़ के तुम ओनर नहीं है, जो तुम्हारे पास खुद नहीं है, वो तुम किसी और को बेच भी नहीं सकते। एक जनरल रूल है, मैं उसको रीड कर रही, देखो। मीन्स दैट नो वन कैन गिव वॉट ही हिमसेल्फ डज नॉट हैव। इट मीन्स अ नॉन ओनर। ठीक है, सिंपल, जो नॉन ओनर है। अब यहाँ पे अगर एक नॉन ओनर है और वो बेच देता है तो क्या होगा उस सिचुएशन में? फ्रॉड कंसिडर किया जाएगा। उस सिचुएशन में रीपे करना पड़ेगा, मतलब जो सेलर था उसको वहाँ पे चार्जेस, डैमेजेस और वो सब करना पड़ेगा, जो एक फ्रॉड के केस में होता। ठीक है, वहाँ पे मैंने अब पूरा पैराग्राफ तुम चाहे तो रीड कर सकते बाद में, कुछ उतना इसमें डेप्थ में समझाने की ज़रूरत नहीं है, बट इतना है कि अगर एक नॉन ओनर बेच रहा तो वो फ्रॉड हो गया, डिफेक्टिव टाइटल हो गया, उसको हम डिफेक्टिव टाइटल बोलेंगे, डिफेक्ट इन टाइटल बोलेंगे। जस्ट एक पॉज करके, टाइटल क्या है? ओनरशिप से रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो ये प्रूफ करता कि ये पर्टिकुलर गुड्स का ओनर कौन है, उसको हम डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बोलेंगे। डिफेक्टिव टाइटल यानी बता रहा कोई कि मैं ओनर हूँ लेकिन एक्चुअल में कोई और है, या वहाँ पे जो ओनर बता रहा उसके उस डॉक्यूमेंट में या उसके ओनरशिप में डाउट है। ठीक है, तो उसको हम डिफेक्टिव टाइटल बोलेंगे। अब वहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ देख लो, थ्रू दिस डॉक्ट्राइन सीक्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रियल ओनर्स बट इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। इस पॉइंट को लाने का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना है कि जो रियल ओनर्स है गुड्स के, उनको हम प्रोटेक्ट कर सके। लॉ का काम ही ये है कि प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तब यहाँ पे ये पॉइंट लाने का मतलब ये है कि अगर किसी ऐसे इंसान ने सेल कर दिया जो नॉन ओनर है, तो वहाँ पे उसका काम क्या है, मतलब उसके साथ क्या होगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा। वहाँ पे बायर से हम वापस लेंगे गुड्स और ओरिजिनल ट्रू ओनर जो है उसको वापस करेंगे, लेकिन जो भी पैसे बायर से सेलर ने लिया वो डैमेजेस एंड ऑल हम वो सेलर से रिकवर करेंगे। आगे ऐसे और पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, अब ये वाला जो ऊपर का रूल है ना कि नो ओनर कैन सेल, मतलब जो ओनर नहीं है वो बेच भी नहीं सकता, तो उसको एक्सेप्शन है। लॉ में एक्सेप्शंस भी रहते हैं, तो यहाँ पे भी एक्सेप्शंस है। अब एक्सेप्शंस वहाँ पे ऑलमोस्ट 8 है, 8 से ज़्यादा है, बट कैटेगरी वाइज 8 होते। 8 में से फर्स्ट एक्सेप्शन है हमारा सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। हमने कल के वीडियो में भी देखे थे कि मर्केंटाइल एजेंट कौन है। मर्केंटाइल एजेंट हमारा स्पेशल एजेंट है जिसको स्पेशल अथॉरिटी मिलती है, जो हमारी डीलिंग्स हमारे बिहाफ पे करता। इसलिए करता बिकॉज हम वहाँ तक कर नहीं सकते, या तो हमको उसकी नॉलेज नहीं है, या तो हमारे पास उतना टाइम नहीं है, या वो हमारे रीच में नहीं है। ठीक है, इसलिए हम मर्केंटाइल एजेंट अपॉइंट करते। तो अगर हमारा प्रोडक्ट का सेल या हमारे गुड्स का सेल मर्केंटाइल एजेंट ने किया, मतलब उसके पास हमारी स्पेशल अथॉरिटी है उसके लिए। वो ओनर नहीं है बट वो हमारा एजेंट है विद स्पेशल राइट्स, और वो अपने अथॉरिटी के अंदर काम कर रहा, तो फिर वो चीज़ को हम एक्सेप्ट कर लेंगे इवन दो वहाँ पे बेचने वाला ओरिजिनल ओनर नहीं है। ठीक है, सेकंड वाला पॉइंट है हमारा टाइटल, ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल बाय एस्टॉपल। इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। इसका मतलब ये है कि जो ओनर नहीं है पर वो अगर वो काम कर रहा तो ओनर उस वक्त खामोश रहेगा। ठीक है, मैं अपनी लैंग्वेज में एक सिंपल वर्ड्स में समझा रही। इसका मीनिंग भी मैंने वहाँ पे लिख के रखी, ब्रैकेट में तुम देख सकते। प्रिवेंट सम वन फ्रॉम आर्ग्यूइंग समथिंग विच इज़ ट्रू। अब आर्ग्यूइंग की बजाय तुम सेल वर्ड यूज़ कर लो, ये डिक्शनरी मीनिंग है वहाँ पे। इसके लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल बता देती तुमको। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड, हम 2 लोग हैं। हम लोग एक ज्वेलरी शॉप पे गए और मेरा कोई नेकलेस है जो मेरे को बेचना है, बट मेरे को बेचना खुद से दिल नहीं चाहा, या मेरे को अच्छा नहीं लगा, या वो मेरे पहचान के थे तो मेरे को लगा कि मैं नहीं बेचूंगी। तो मैं मेरा वो नेकलेस अपनी फ्रेंड को दे के बोली कि तुम इसके बारे में डील कर लो। ठीक है, अब उसने उस दुकान पे जाके वो नेकलेस के बारे में डील करी कि हम ये बेचना चाह रहे हैं एंड सो। तो उस वक़्त उसने ओनरशिप के बारे में दुकान वाले को ये पता नहीं था कि ओनर कौन है वो चीज़ का। ओनर साथ में खड़ा हुआ है बट दुकान वाले को नहीं पता कि ओनर कौन है। फिर हमने बोले कि ठीक है हम इसको बेच रहे, हम दोनों ने मिलकर डील कर लिए,
मतलब मेरी फ्रेंड ने सारी डीलिंग कर ली और हम घर वापस आ गए, लेकिन हमने अभी बेची नहीं। हम बोले हम बाद में आके बेचेंगे, सो एंड सो डेट पे आएंगे, इतने पैसे तैयार रखो और सारी डिटेल जो भी है, लेकिन हमने अभी बेचे नहीं। डिस्कस करे, कमिट करके आ गए। नेक्स्ट डे वो शॉपकीपर वाले हमारे पास आए, जो डेट हमारी डिसाइड हुई थी, और बोले कि आप बेचने आने वाले थे, उसके बेसिस पे हमने आगे कस्टमर्स देख के रखे, आप आए नहीं बेचने के लिए, तो अभी अपना जो कमिटमेंट था वो पूरा करो। उस वक्त मेरी फ्रेंड बोल रही कि मैं ओनर नहीं हूँ, ओनर कोई और था। वो ओनर, मेरे साथ जो लड़की खड़ी थी वो ओनर थी। इस सिचुएशन में अब वो दुकान वाला हम पे केस कर देता है और ये बोलता है कि आपने जो कमिटमेंट करे थे वो पूरा करो। वहाँ पे मैं ये बोल के पीछे हट सकती क्या कि मैं ओनर थी, वो ओनर नहीं है और मैंने तो नहीं बोली कि मैं बेच रही। नहीं, उस सिचुएशन में शॉपकीपर जीत जाएगा, बिकॉज वहाँ पे रूल अप्लाई होगा, रूल ऑफ एस्टॉपल। मतलब मैं वहाँ अगर सामने थी और मेरे को पता था ये डीलिंग हो रही, मैं रोक सकती थी, मैं वहाँ पे अपना टाइटल बता सकती थी, मैं वहाँ पे अगर मेरे को प्रॉब्लम था तो मैं वो चीज़ से बैकआउट कर सकती थी और बोल सकती कि मैं ओनर हूँ और मैं बेचना नहीं चाह रही। बट मैं खामोश थी, या मैंने मेरी फ्रेंड का नाम लेके बोली कि वो ओनर है, तो उस सिचुएशन में उसी को ओनर ट्रीट करते हुए उसको पूरे राइट मिलेंगे एज एन ओनर, बिकॉज मैंने खुद वहाँ खड़े रह के दी थी। ऐसी वाली चीज़ को एपोस्टल बोलेंगे, एस्टॉपल बोलेंगे। यानी मेरे को मेरा राइट यूज़ करने से स्टॉप किया गया लीगली, बिकॉज मैंने वो एक्ट वहाँ पे ऐसा करी जिससे किसी और को राइट मिल रहा। ठीक है, ये वर्ड बहुत बार आता है, तो आई होप ये वाला वर्ड क्लियर है। थर्ड पॉइंट है हमारा सेल बाय जॉइंट ओनर। अगर सेल हो रहा और जॉइंट ओनर हो रहे, ठीक है, तब यहाँ पे ऊपर के पॉइंट से थोड़ा अलग आ रहा कि नॉन ओनर से सेल नहीं हो रहा, बट ऑल द ओनर्स भी नहीं आ रहे, एक ओनर वहाँ पे जाके सेल कर रहा, तो उसको भी हम वहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। बहुत कॉमन सा पॉइंट है ये, हम रियल लाइफ में देखते। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी बाइक है, मेरी बाइक मेरी भी है और मेरे भाई की भी है, हम दोनों मिलके, अगर मैं नहीं हूँ वहाँ पे और वो जाके वो बाइक को बेचना चाहता है, तो वो बिल्कुल बेच सकता। वहाँ पे ऐसा नहीं ट्रीट किया जाएगा कि वो नॉन ओनर है। ठीक है, तो वो जनरल अथॉरिटी, उसके पास अथॉरिटी, बट उसमें कंडीशन ये है कि मैंने उसको वो अथॉरिटी दी हुई होना चाहिए। वहाँ पे हम दोनों का कॉन्ट्रैक्ट ये होना चाहिए कि ठीक है, तुम्हारे पास पूरे राइट से, तुम जब चाहे उसको बेच सकते या जैसे चाहे उसके साथ डील कर सकते। अगर मैंने वो अथॉरिटी नहीं दी होंगी तो वहाँ पे ऐसा ट्रीट किया जाएगा कि वो, उसके पास वो अथॉरिटी नहीं थी, उसने फ्रॉड से उसको सेल कर दिया और बाद में जिसको उसने सेल किया वो उससे पैसे रिकवर करेगा और मेरे को मेरी प्रॉपर्टी वापस मिल जाएंगी। ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट है सेल बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अगर वर्ड आया तो उसके लिए हम थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या था? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर फ्री कंसेंट नहीं है या ऐसा कोई एलिमेंट है कि जिसके सामने आने पे कोई एक पार्टी बताएगा कि मैं इसके अंदर अपना कंसेंट नहीं रखता, मेरे को ये कॉन्ट्रैक्ट ऑनर नहीं करना है, पूरा नहीं करना है। वॉइडेबल का मतलब क्या रहता है? जब तक दो पार्टीज़ में से कोई एक खड़े होकर ये नहीं बोलता कि मेरा कंसेंट या ये कॉन्ट्रैक्ट में फ्रॉड है या मिस्टेक है और आइडेंटिफाई हो गया और इसके वजह से हम कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर नहीं कर रहे, तब तक वो वैलिड रहता। तब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अगर है तो वहाँ पे अगर किसी सेलर ने फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रॉड में लेके आके, इसके लिए कि अगर एग्ज़ाम्पल ये लिए कि एक सेलर है और उसने किसी की फ़ोन चुरा के लेके आया, बहुत सारे फ़ोन सेकेंड हैंड मार्केट में चोरी के भी मिलते, तो उसने किसी का फ़ोन चुराया और लाके किसी को बेच दिया। जिसको बेचा उसने गुड फेथ में उससे वो फ़ोन ख़रीद लिया, उसको नहीं पता कि इसके अंदर फ्रॉड है, उसने गुड फेथ में ख़रीदा, तो इस सिचुएशन में वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में हो गया। ठीक है, तब यहाँ पे नॉन ओनर ने सेल कर दिया एक बायर को। जिस दिन ये पता चल रहा कि ये नॉन ओनर है तो वो जो फ़ोन है वो ओरिजिनल ओनर को वापस हो जाएगा, ओरिजिनल जो उसका मालिक है उसके पास चले जाएगा, जिसने बेचा उससे पैसे रिकवर होंगे और बायर को सारे डैमेजेस मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये उसका पॉइंट है। लेकिन सेल वैलिड है बट वॉइडेबल इसलिए है बिकॉज अगर ये चीज़ मालूम पड़ रही कि फ्रॉड है तो वहाँ पे डिफरेंट सिनेरियो हो जाएगा। सेल बाय सेलर इन पोजेशन आफ्टर सेल। कभी कभार ऐसे होता है कि हम गुड्स बेच देते बट जिसको हम बेच रहे वो डिलीवरी नहीं लेते जल्दी।
ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल सामान लेके गए और बोले हम बाद में आके लेंगे, कार हो गई, बाइक हो गई, ज्वेलरी हो गई, कपड़े हो गए, वॉट एवर चीज़ें मंगाए, ऑर्डर दिए, बट पैसे भी दे दिए लेकिन लेने नहीं आए। और अगर पैसे नहीं भी दिए बट उन्होंने बोल कर गए कि हमको चाहिए, तो वो उनके नाम से हमारे शॉप पे रखी हुई है। बट अगर सेम उसी तरीके के गुड्स आकर किसी और ने डिमांड कर लिए, कोई दूसरा आ गया और बोल रहा है कि हमको ये चीज़ चाहिए, हमको ये ख़रीदना है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में अगर सेलर ने बेच डाला, एक बार गुड्स उसने ऑलरेडी किसी को बेच दिया, कमिट कर दिया, तो अब वो उसका सेलर नहीं रहा, वो उसका ओनर नहीं रहा, वो उसके खाली पोजेशन में है, उसके ओनरशिप में नहीं है। अब उसका ओरिजिनल ओनर वो बायर हो गया, ठीक है। लेकिन स्टिल सेलर ने वो पर्टिकुलर गुड्स अगर बेच दिए तो भी वहाँ पे वो सेल को वैलिड माना जाएगा। कब वैलिड माना जाएगा? जब ओरिजिनल से बायर अगर वहाँ पर आ रहा और वो ओरिजिनल बायर को सेम आइडेंटिकल गुड, सेम क्वालिटी, प्राइस और सब कुछ का सेम दे रहे हम। जैसे अगर वैसे वाले प्रोडक्ट 2 थे, ठीक है, तो हमने 2 में से एक को दे दिए और दूसरा फिर उसके लिए रखे, तो फिर वो चीज़ चलेंगी। लेकिन अगर वैसा नहीं हुआ है, हमने वहाँ पे फ्रॉड करे या हमने सेलर से, वो बायर से पूछे नहीं और बेच डाले, तो वहाँ पे हमको डैमेजेस देना पड़ेंगे, पेनल्टीज़ देना पड़ेंगे, जो भी हमसे बायर क्लेम करेंगे, बिकॉज हमने हमारा कमिटमेंट तोड़े, हम नॉन ओनर होते हुए बेच रहे, ठीक है। तो अगर हमारे पास सेम आइडेंटिकल गुड्स है और हमने बायर को सेम चीज़ डिलीवर कर दिया और बायर हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारा जो सेल है जो हमने पहले कर दी है तो वो वैलिड रहेगा, ठीक है। अब 7th वाला पॉइंट है हमारा सेल बाय एन अनपेड सेलर। ये हमारा आगे का बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम में बहुत बार इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स और क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से आते। अभी के लिए यहाँ पे हम सिर्फ छोटा सा पढ़ लेंगे, एक छोटा सा हिंट देख लेंगे। अनपेड सेलर, नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसा सेलर जिसने बेच तो दिया लेकिन उसको उसके पैसे अभी तक मिलने नहीं। अनपेड है यानी उसके पैसे उसको अभी तक मिले नहीं, उसको बायर ने पे नहीं करा। तो अगर अनपेड सेलर है और सेलर पैसे नहीं दे रहा बार बार पूछने, वो बायर पैसे नहीं दे रहा बार बार पूछने पे भी, तो बायर को नोटिस दे के अनपेड सेलर वो गुड्स को किसी और को दोबारा बेच सकता है। यानी एक ही चीज़ को वो 2 बार बेच सकता अगर उसको पैसे नहीं मिले हुए होंगे तो, और अगर वो गुड्स की पोजीशन उसके पास है तो, ठीक है। अब एक्सेप्शंस दूसरे एक्ट से रिलेटेड, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के नहीं लेकिन दूसरे एक्ट में, जैसे हमने प्लेज पढ़े, हमने बेलमेंट पढ़े, तो उस तरीके से उन सारे एक्ट के हिसाब से भी कुछ एक्सेप्शंस है जो यहाँ पे ये वाले पॉइंट में आते कि नॉन ओनर भी सामान बेच सकता। अब उसमें फर्स्ट वाला पॉइंट है फाइंडर ऑफ गुड्स हैज़ द राइट टू सेल। अगर किसी का कोई सामान गुम गया, वो हमको मिल गया और हम ओरिजिनल ओनर को नहीं ढूंढ पा रहे, और अगर हमने ओरिजिनल ओनर को ढूंढ भी लिए तो वो क्लेम लेने से इनकार कर रहा, तो उस टाइम पे हम वो चीज़ को बेच सकते हैं। अब इसके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल पेरिशेबल गुड्स है, ठीक है। अब पेरिशेबल गुड्स ऐसे है जो हम वेट नहीं कर सकते ओनर के मिले तक, तो उस टाइम पे अगर हमने फाइंडर ऑफ गुड्स ने बेच दिया तो वैलिड है। या ऐसा कोई सिचुएशन है कि जहाँ पे ओनर क्लेम करने से इनकार कर रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जस्ट एक एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर कोई पेट एनिमल है किसी ने अपने घर से बाहर छोड़ दिया और उनको नहीं पालना है और वो किसी और को मिल गया और उसने जाके उस ओनर को बोला कि ये शायद आपका है, तो उन्होंने क्लेम करने से मना कर दी कि हमको नहीं चाहिए। तो उस सिचुएशन में अगर ये जाके कोई पेट शॉप पे उस पेट को बेचता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, वो बेच सकता। बट वो नॉन ओनर है, वो ओनर नहीं रहा, वो ओनर नहीं है उस पर्टिकुलर पेट का, तो इस सिचुएशन में भी एक्सेप्टेबल है सेल बाय नॉन ओनर। हम एक्सेप्शंस देख रहे, ठीक है। सेकेंड है पाउनी ऑफ गुड्स हैज़ द राइट टू सेल द गुड्स पाउंड सब्जेक्ट टू सेटिस्फाई सम कंडीशन। तो अब पाउनर और पाउनी, आई होप प्लेज के उसमें से याद है कि पाउनर कौन रहता, पाउनी कौन रहता। तो जिसके पास गुड्स रखे हुए हैं वो चाहे तो गुड्स को बेच सकता, लेकिन कंडीशन क्या है कि उसने बताना चाहिए या कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, उसके पास राइट होना चाहिए बेचने का। फिर उसके बाद अगर किसी को कोर्ट के वजह से स्पेशल राइट मिलता किसी के गुड्स बेचने का, जैसे लिक्विडेशन है, इंसॉल्वेंट इंसान के एसेट्स है,
कोई अगर टैक्स नहीं भर रहा या किसी के ड्यूज़ है, इस तरीके की कुछ वहाँ पे क्लेम्स है, तो जब उसके घर और वगैरह बिकते या सेल होते तो हम रिकवर करते उसके एसेट्स में से। तो उस सिचुएशन में भी जो बेच रहा वो ओरिजिनल ओनर नहीं है, लेकिन उससे जो भी सेल हो रहा वो वैलिड माना जाएगा। लास्ट पॉइंट है, अ पर्सन हु टेक्स अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ एंड फॉर वैल्यू बिकम्स ट्रू ओनर इवन इफ ही टेक्स इट फ्रॉम अ थीफ और अ फाइंडर। अगर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या रहते हैं, चेक हो गया और इस तरीके के बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गए, प्रॉमिसरी नोट्स हो गए, ये सारे हमारे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। वो भी हमारा एक चैप्टर है, उसमें भी हम डिटेल में देखेंगे कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या रहते हैं। तो अगर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किसी को मिल गए और उसने गुड फेथ में उसको आगे जाके डील कर लिया, इवन दो उसको ये इवन दो अगर वो चोरी का था लेकिन अब उसके नॉलेज में नहीं था, अगर उसके नॉलेज में है तो ये अलाउड नहीं है। लेकिन अगर उसके नॉलेज में नहीं था कि जो हमको दे रहा वो ओरिजिनल ओनर नहीं है बल्कि थीफ है, तो भी उसको वैलिड माना जाएगा। ठीक है, बिकॉज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का नेचर ही ऐसा है कि वो जिसके हाथ में चले जाते वो उसका ओनर बन जाता। ठीक है, मतलब उसके नेचर में है ऐसी चीज़ है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। हमने अभी पूरा देखे टाइटल ऑफ गुड्स, टाइटल ऑफ ओनरशिप और ट्रांसफ़र कैसे होती, कौन ट्रांसफ़र करा तो उसकी स्टैंडिंग क्या रहती, ये हमने देखे। वैसे तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है बट इसको मैंने यहाँ पे शॉर्ट में बताई और आई होप ये तुमको अभी यहाँ तक क्लियर है। फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं कंडीशन एंड वारंटी। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत लेंदी टॉपिक भी है बट इजी टू अंडरस्टैंड है, सिर्फ पॉइंट्स हमें याद रखने का है। ठीक है,